दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। लास्ट क्लास में अपन ने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ा था जिसमें नायलॉन और रेयॉन और पॉलिएस्टर्स पढ़े थे। आज हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर, ओके, जिसमें दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, तो आप इसे अंडरलाइन करोगे। प्लास्टिक आर पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर अरेंज इन अ लीनियर मैनर और दे मे बी क्रॉस लिंकेड। लीनियर मैनर्स एंड क्रॉस लिंकेज, जिसमें क्रॉसिंग्स होती है दो लीनियर अरेंजमेंट्स में। ओके, लीनियर कैसा होता है और क्रॉस लिंकेज कैसा होता है, ये मैंने इस चैप्टर का जो लास्ट जो क्लास थी उसमें बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द पॉलीमर, जिसमें छोटे छोटे से जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक मकान बनाते हैं, ईंटें मिलकर मकान बनाती है। वैसे ही छोटी छोटी मोनोमर्स यूनिट कंबाइन होकर कॉम्बाइनेशन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। तो प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर। ओके, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम the chemicals found in crude oil. The polymer can be repeatedly melted, molded, इसको आप अंडरलाइन करना ना, melted, molded into any desired shape or drawn into fibers. ये ऐसा पॉलीमर्स होता है जिसको आप जैसे चाहे वैसे आप ढाल सकते हो। जैसे आप पॉलीथीन को पिघला कर आप कोई दूसरा शेप दे सकते हो, किसी प्लास्टिक को आप गर्म करके कोई दूसरा शेप दे सकते हो, मेल्ट कर सकते हो ना, और जैसे चाहे वैसे आप उसके शेप में आप बना सकते हो। दे आर अवेलेबल इन वाइड वेराइटी ऑफ शेप और साइज। इसलिए ये प्लास्टिक्स ऐसा पॉलीमर होता है जो हर एक साइज में और हर एक शेप में आपको अवेलेबल होता है। जैसे कोई बकेट हो गई, जैसे कोई चेयर हो गई, या प्लास्टिक के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स, या पेन हो गया आपका, कई सारी चीज़ें हैं बन सकती है। और इन सब का अलग अलग कलर भी होता है। ओके, इन ब्राइटेड अट्रैक्टिव कलर रिसाइक्लाइज, ये रिसाइक्लिंग भी हो सकते हैं। जब आप इसको फेंकते हो या कबाड़ी में देते हो, फिर वो कबाड़ी वाला इसको पिघला के कहीं कोई दूसरी चीज़ें बनाता है, रीयूज करता है वापस, है ना। तो कई सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो रीयूज किए जा सकते हैं, रिसाइक्लाइज किया जा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक बार ही यूज में लिए जाते हैं, यूज एंड थ्रो वाले भी होते हैं। ओके, तो प्लास्टिक्स आर टू काइंड्स, आप इसको अंडरलाइन करोगे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज ए थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में बताता हूँ। प्लास्टिक ऐसे होते हैं, कुछ प्लास्टिक आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, जब आप उसको थोड़ा सा हीट करते हो ना तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब आप वापस उसको कूल करते हो या ऐसे रख देते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। जैसे आप पीवीसी के जो पाइप्स होते हैं, पीवीसी की जो टाइल्स होती है, या कई सारे जो टॉयज़ होते हैं ना, पीवीसी के बने होते हैं, पॉलिएस्टर्स के बने होते हैं, या नायलॉन के बने होते हैं, वैसे होते हैं। जैसे नायलॉन भी एक तरह का प्लास्टिक ही हो गया। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक्स का मतलब है कि दीज कैन बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग एंड मॉडरेट रिपीटेडली इनटू द डिजायर्ड शेप, कि आप जिसको जितनी बार गर्म करोगे वो सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे चाहे वैसे आकार में, जैसे चाहे वैसे शेप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं? थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, और प्लास्टिक्स मीन्स ऐसे प्लास्टिक जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे पीवीसी हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सेकंड हो गया पॉलीप्रोपिलीन। नंबर थर्ड इज पॉलीस्टाइरीन। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे। पॉलिस्टर, पर्सपेक्स एंड नायलॉन आर सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स। दे बेंड इजीली ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड गेट डिफॉर्म्स ऑन हीटिंग। आप डेली लाइफ में ऐसे कई सारे प्लास्टिक्स को जानते हो, कुछ के एग्जाम्पल्स और कुछ के डायग्राम्स आपको इस फोटोग्राफ में मिलेंगे। इसमें से आप देखोगे, अगर आप इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये मुड़ जाते हैं, जब इनको आप खींचते हो तो खिंच जाते हैं और वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं धीरे धीरे, और आप जैसे चाहे वैसे शेप में इसको ढाल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग, कि एक बार आपने इसको हीट किया, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, या फिर सॉफ्ट हो गए तो फिर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते, जैसे वैसे ही रह जाएंगे। जैसे आप देखोगे कई सारे प्लास्टिक जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, आप इसको हीट करके देखना, हीट करने के बाद जैसे है वो वैसे हो जाते, बिल्कुल एकदम कड़क, फिर वापस वो चेंज नहीं हो पाते, उन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग। दिस कैन बी मॉडरेट इनटू शेप ओनली वंस, इसको आप अंडरलाइन करना।
पूरे को अंडरलाइन ही करना है, वैसे जो जो अंडरलाइंस किया रखी है आपको सबको अंडरलाइन करना है, उसको मोस्टली पढ़ना ध्यान रखना है। ये आपके नोट्स हो गए एक तरह के जो अंडरलाइन पार्ट्स है। ओके, दिस कैन बी मॉडलेट इनटू शेप वंस ओनली, सिर्फ एक बार आपको जिस शेप में आप कन्वर्ट करोगे ना वो एक बार ही कर सकते हो, उसके बाद नहीं। एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेन, ये सॉफ्टेन नहीं होते एंड नहीं मेल्ट होते हैं ऑन रीहीटिंग। दिस इज बिकॉज द चेन्स गेट हाईली क्रॉसिंग ऑन हीटिंग। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनकी जो चेन होती है ना, जब आप इसको हीट करते हो तो इनकी चेन में क्रॉस बॉन्डिंग हो जाती है, क्रॉस लिंकेज हो जाते हैं। और एक बार क्रॉस बॉन्डिंग या क्रॉस लिंकेज बन गया तो उसके बाद उसकी शेप जो ना वो परमानेंट हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल आप अंडरलाइन करना, एक इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट और एक होता है इसका मेलामाइन। आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, दे आर हार्ड, स्टिफ एंड ब्रेक ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जब आप इसके ऊपर प्रेशर डालते हो ना तो ये इतने हार्ड और कड़क होते हैं कि टूट जाते हैं। जैसे आपने कुछ चेयर जो होती है देखी होगी, कुछ तो फ्लेक्सिबल होती है और कुछ हार्ड चेयर होती है। जब आप उसके ऊपर ज़्यादा वजन डालते हो, कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जो टूट जाते हैं ज़्यादा वजन डालने पर, प्रेशर डालने पर। कुछ के एग्जांपल्स दे रखे हैं इस डायग्राम में। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमने दोनों को पढ़ा, थर्मोप्लास्टिक को पढ़ा, थर्मोसेटिंग को पढ़ा। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? दे कैन बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग एंड मॉडरेट रिपीटेड, कि आप जितना बार उसको गर्म करोगे उतनी बार ये सॉफ्ट हो जाएंगी, और जितनी बार आप जिस शेप में कन्वर्ट कर सकते हो उतनी बार ये शेप उस शेप में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग दे कैन बी मॉडलेट इनटू शेप ओनली वंस, कि ये सिर्फ एक ही बार किसी भी शेप में ढाले जा सकते हैं, ओनली वंस। ओके, एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेन और मेल्टेड ऑन हीटिंग। जब आप इसको गर्म करोगे बार बार तो ये बार बार मेल्ट नहीं होते और बार बार सॉफ्ट नहीं होते, एक बार हो गए कड़क बिल्कुल। दूसरा डिफरेंस होता है, थर्मोसेट प्लास्टिक जो होते हैं ना, दे आर मेड ऑफ द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। इसको आप अंडरलाइन करना कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ना लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, इस तरीके से ऐसे वाले ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। इनमें क्रॉस लिंकेज नहीं होता ना, विथ नो क्रॉस लिंकेज, बट दे गेट हाईली क्रॉस लिंकेज व्हेन, जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक्स हो जाते हैं, क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक बार परमानेंट शेप में चला जाता है, उसकी शेप जो है फिर चेंज नहीं होती है। थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है पॉलीथीन, PVC, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीस्टाइरिन एंड एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ओके, एंड थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। और ये सारे जो एग्जाम्पल है आप अंडरलाइन करना, और इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनके यूज़ और इनके एप्लीकेशन पढ़े, उससे पहले एक टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम पढ़ देते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम इन प्लास्टिक्स को हम यूज़ में लेते हैं, वो होता है प्लास्टिक आर लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ईजी टू हैंडल, कि आप इनका वजन बहुत कम होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं और ईजी टू हैंडल, कि इनको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। इसलिए इनका यूज़, दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ कार्स के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स के जो पार्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं। अगर वहाँ मेटल यूज करोगे तो मेटल जो होता है, लोहा जो होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो हेवी होता है ना, और ये लाइट होता है, इसलिए हम इसका यूज़ वहाँ कर सकते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग वेराइज अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, लाइक फर्नीचर बनाए जाते हैं, स्टोर जार्स, बॉटल्स, यूटेंसिल्स, स्लीपर्स, बैग्स एंड टूथब्रशेस, और भी कई सारे होते हैं एट्सेट्रा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका है, दे कैन मॉडुलेट इनटू एनी डिजायर्ड शेप एंड साइज एंड कैन आल्सो बी कलर्ड, कि आप जिसको इन प्लास्टिक्स को हीट करके जैसे चाहे वैसी शेप में इनको आप ढाल सकते हो, जैसे चाहे वैसी शेप आप बना सकते हो और इनको जैसा चाहे वैसा कलर दे सकते हो। इस वजह से इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? क्रॉकरी, कटरी, बोतल, जार्स एट्सेट्रा आर मेड फ्रॉम विच हैव डिफरेंट शेप एक्सेप्ट बेकेलाइट। इसको आप अंडरलाइन करना कि बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये कौन से प्लास्टिक्स होते हैं? बेकेलाइट एंड मेलामाइन, दे आर बोथ आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसलिए इनको सिर्फ एक ही बार आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, इसलिए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब इनमें ऐसा नहीं होता है कि ये जैसे चाहे वैसी शेप में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं। एक्सेप्ट
Bakelite and melamine and Teflon also. Most of the plastic are transparent और ट्रांसपेरेंट्स, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। ओके, इसमें आप आर पार देख सकते हो, इसकी वजह से इसका यूज़ आप कांच में ग्लास बनाने में कर सकते हो। नंबर थर्ड, दे आर पुअर, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जब आप इसको गर्म करते हो तो इस पर इतनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड नहीं होती है। जैसे आप लोहे को गर्म करते हो, आयरन को गर्म करते हो तो वो फटाक से गर्म हो जाता है। आप स्टील के बर्तन जो है या फिर कोई कॉपर या तांबा के जो बर्तन है उसको हीट करते हो, जो मेटलिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आप उसको हीट करते हो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, यानी कि वो हीट के बहुत ज़्यादा कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है उनमें, तो वो हीट उनमें इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में भी कंडक्टिविटी होती है। लेकिन प्लास्टिक जो होता है ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। इसलिए जितने भी आप लाइट्स के जो प्लग्स होते हैं, स्विच होते हैं ना, दे आर यूज फॉर मेकिंग स्विच, प्लग्स, सॉकेट्स, कवरिंग ऑफ वायर, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स एंड फ्लाइंग पैन्स। आल्सो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर फॉर माइक्रोवेव ओवन। इसको आप अंडरलाइन करना कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक्स है वो यूज में दी जाती है, मेटल नहीं, क्योंकि माइक्रोवेव में आप जो फूड गर्म करोगे, हीट करोगे ना, तो अगर मेटल होगा तो वो भी तो हीट हो जाएगा। ओके, कुक फूड बट डू नॉट हीट और मेल्ट द वेसल। ओके, इस वजह से यहाँ आप क्वेश्चन मार्क करना या फिर यूँ लिख देना कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, कौन सा क्वेश्चन बनता है? प्लास्टिक कुकवेयर ऑफ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप प्लास्टिक्स यूज़ में लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये कुक फूड यानी खाना तो बनाता है बट डू नॉट हीट और मेल्ट द वेसल, कि ये उस माइक्रोवेव के अंदर जो प्लास्टिक्स होती है वो मेल्ट नहीं होती है और हीट भी नहीं होती है। ओके, नंबर फोर्थ, दे आर नॉट कोरोड और रस्ट और रिएक्ट विथ केमिकल्स, कि प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको जंग नहीं लगता है, उनके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है, ये केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करते, केमिकल इनएक्टिव होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव रिप्लेस्ड आयरन पाइप्स, बकेट्स, मग्स एट्सेट्रा। एक बार आप सोचिए कि अगर आपके जो डेली लाइफ के जो कई सारे सामान हैं, बकेट्स हो गए, पाइप हो गए, मग्स हो गए, अगर लोहे के बने होंगे तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, इनके ऊपर जंग लगेगी, रस्ट की वजह से ये ख़राब हो जाएंगे और वेस्टेज हो जाएंगे। इसलिए अपन इन सारी चीज़ों को प्लास्टिक्स में हम यूज़ में लेते हैं कि अगर मग्स, बकेट्स, पाइप ये सारे अगर प्लास्टिक्स के होंगे तो ये केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये इनके ऊपर जंग नहीं लगेगी और ये काफ़ी सालों तक हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। मेड ऑफ आयरन और स्टील जो बने होते हैं ना उनके। अगली लाइन है हमारी, फूड आइटम एंड केमिकल कैन स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर, कि अगर आप किसी केमिकल को या फूड आइटम्स को अगर लोहे के या किसी एल्यूमिनियम या किसी स्टील के बर्तन में लंबे समय तक रखते हो तो वो उस मेटलिक कंटेनर में कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर जो चीज़ें स्टोरेज ऑफ फूड और केमिकल्स है वो किस में रखते हो? प्लास्टिक्स के डिब्बे में, बिकॉज प्लास्टिक जो होता है वो केमिकल के रेफरेंस में इनएक्टिव होता है, केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, दे डू नॉट रिएक्ट विद द मटेरियल। ओके, नंबर फिफ्थ इज ए प्लास्टिक कैन बी मेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड सम टाइप ऑफ प्लास्टिक can be recycling but coloring agent add during recycling make it unsafe to food items। इसको आप अंडरलाइन करना और इम्पोर्टेंट मार्क करना कि जो प्लास्टिक्स होते हैं उसका हम लार्ज स्केल पर इतना यूज़ में लेते हैं कि जैसे चाहे वैसे आप उसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे चाहे वैसा कलर दे सकते हो, रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है। बट प्लास्टिक्स जिनको रिसाइकलिंग किया जाता है और जिनके अंदर कलर ऐड किया जाता है, कलरिंग एजेंट ऐड किया जाता है, तो वो फूड स्टोर करने के लिए अनसेफ होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिसाइक्लिंग प्लास्टिक्स होती है ना, जिसको आप कलर भी ऐड करते हो, रिसाइक्लिंग प्लास्टिक जो होती है उसमें आप कभी फूड स्टोर मत करना, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट दे सकता है उस फूड को। नंबर 6 इज प्लास्टिक आर वाटर प्रूफ एंड एयर टाइट एंड आर यूज फॉर स्टोर सर्वर सॉलिड एंड लिक्विड फूड लाइक चिप्स, बिस्किट्स, मिल्क, ऑयल एट्सेट्रा। आप सब जानते हो इन सब के पाउच जो होते हैं वो प्लास्टिक्स के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वाटर प्रूफ होता है, एयर टाइट होता है और इनमें कई सारे फूड्स को लंबे समय तक अपन स्टोर कर सकते हैं।
दे आर आल्सो यूज द मेक बाथरूम कर्टन्स, जो बाथरूम के पर्दे होते हैं, रेनकोट्स होते हैं, अम्ब्रेलाज जो होते हैं, गन बूट्स होते हैं, टेबल क्लॉथ्स जो होते हैं, प्लास्टिक फिल्म्स और बैग एट्सेट्रा, ये सभी किससे बनाए जाते हैं? ये सभी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ओके, अब एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आपको खुद पढ़ना है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा और बाहर से बताऊंगा और आपको खुद एक बार पढ़ना है और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज प्लास्टिक, ये जो कॉमन एक टेबल दे रखी है उसमें 7 तरह के प्लास्टिक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से प्लास्टिक्स हैं? पॉलीथीन हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी हो गया, फरफ्रिक्स हो गया जिसको हम एक्रिफिक भी कहते हैं, ओके, और पॉलीस्टाइरिन हो गया, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया एंड टेफ्लॉन हो गया। इसको टेफ्लॉन को फुल फॉर्म होती है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीलीन या एथीन। अब इनमें से कौन कौन से प्लास्टिक्स किस टाइप के होते हैं? तो आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बेकेलाइट और मेलामाइन ओनली थर्मोसेटिंग, अदरवाइज पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, फरफ्रिक्स, पॉलीस्टाइरिन एंड टेफ्लॉन ऑल आर थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप खुद एक बार रीड आउट करोगे, आपको पता है कि पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, एक बार रीड आउट करोगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? ये लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप रोल्ड कर सकते हो, किसी सीट में यूज़ कर सकते हो। ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, इस पर जंग नहीं लगती। ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर प्रूफ होता है। अनअफेक्टेड बाय द एसिड और बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका यूज़ हम बैग बनाने में, सीट बनाने में, स्टोरिंग ऑफ वाटर करने में, ऑयल को स्टोर करने में एंड अदर सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल को स्टोर करने में इसका हम यूज़ में लेते हैं, कंटेनर में, बोटल्स में, पाइप्स में। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे भी रीड आउट करनी है और आपको भी रीड आउट करनी है, तो इससे अच्छा आप एक बार खुद रीड आउट करेंगे। ओके, अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं इनमें से पूछे जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके यूजेस के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं पीवीसी का बताता हूँ कि पीवीसी का जो यूज़ है वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्यों करते हो? क्योंकि पीवीसी जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेड कंडक्टर होता है और ये थोड़ा टफ होता है। ओके, इसलिए हम इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर करने में और इलेक्ट्रिकल केबल बनाने में करते हैं। फरफ्रिक्स जो है इसका एक प्रॉपर्टी होती है, ये ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास होता है, यानी इसमें आप आर पार देख सकते हो, इधर से उधर, उधर से इधर। इसलिए इसका यूज़ आप लेंस बनाने में करते हो, विंडोज़ बनाने में। कौन सी विंडो? एयरक्राफ्ट विंडो, वाइंड स्क्रीन ऑफ कार, ट्रांसपेरेंट डोम्स एंड स्काई लाइट्स, इनमें इनका यूज़ में किया जाता है। उसके बाद पॉलीस्टाइर जो होता है, पॉलीस्टीरीन जो होता है, पॉलीस्टाइरिन जो होता है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए इसका यूज़ जो आप थर्माकोल मेकिंग में किया जाता है। बेकेलाइट है, इसका यूज़ आप इलेक्ट्रिसिटी की जो जितने भी चीज़ें होती हैं, प्लग, स्विच, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बटन में किया जाता है, बिकॉज ये हार्ड होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और मेलामाइन जो है उसका यूज़ अनब्रेकेबल डिनर सेट जो होते हैं, जो टूटते नहीं वैसे बर्तन, वो बनाने में किए जाते हैं। और साथ में जैसे कोटिंग्स, रेजिस्टेंस कोटिंग जो होते हैं ना, फ्लेम्स रेजिस्टेंस कोटिंग, ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जो आपने देखा होगा कि ऊपर से तो स्टील का बर्तन होता है और नीचे से जो उसका जो पेंदा होता है वो तांबे जैसा होता है कुछ, और उस पर कुछ ब्लैक कलर की वार्निश की हुई होती है, वो होता है फ्लेम रेजिस्टेंस कंटेनर। जब आप उसको हीट करते हो ना तो कई सारे बर्तन तो काले पड़ जाते हैं और कई सारे बर्तन के ऊपर फ्लेम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो काले नहीं पड़ते। ये होता है फ्लेम रेजिस्टेंट कोटिंग ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन, वहाँ पर भी इसका यूज़ में लिया जाता है, बर्तन बनाने में भी इसका यूज़ में लिया जाता है। और नंबर 6 होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज़ नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है, जो काले कलर के जो बर्तन होते हैं जिसको के ऊपर ऑयल का, एसिड का और साल्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, वो जो बर्तन होते हैं, कुकवेयर जो होते हैं, वो किससे बनते हैं? टेफ्लॉन से बनते हैं। तो मैंने ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताई, बाकी आपको पूरी टेबल एक बार रीड आउट करनी, अच्छे से समझना। उसके बाद ये जो चेक योर नॉलेज क्वेश्चन है आपको नोट डाउन करना। ये सेकंड क्वेश्चन है 2 वाला, इससे पहले मैं फर्स्ट वाला बता चुका हूँ, वो भी आपको इस चैप्टर में नोट डाउन करने। और जो आपके टेस्ट होंगे ना, उन टेस्ट में आप ये मत समझना कि क्वेश्चन जो है सिर्फ चैप्टर के बाद वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसी से पूछे जाएंगे।
क्वेश्चन जो है वो आपको चेक योर नॉलेज के क्वेश्चन से भी पूछे जाएंगे, चाहे फर्स्ट चैप्टर हो चाहे सेकंड चैप्टर हो। तो जिसने नोट डाउन नहीं किया है ना, वो एक बार जाकर वापस वीडियो देखेंगे और उस वीडियो में से वो क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो उनको लॉस होगा। और जो स्टूडेंट स्मार्ट है, इंटेलिजेंस है, उन्होंने नोट डाउन किया तो उनको फ़ायदा है कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे उनको। नॉलेज क्वेश्चन से आपको टेस्ट में क्वेश्चन मिलेंगे और एक्सरसाइज से भी मिलेंगे ना, दोनों जगह से मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये मत पूछना टेस्ट में कि सर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन में नहीं था, फिर कहाँ से आया। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? नॉलेज वाले क्वेश्चन से आते हैं। ओके, पहला ही जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्डेड एंड वाई। आप बता सकते हो ना कि जिसको रिमोल्डेड नहीं किया जा सकता है वो थर्मो प्लास्टिक होते हैं या थर्मोसेटिंग होते हैं? वो होते हैं थर्मोसेटिंग। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हाई क्रॉस लिंकेज हो जाता है। तो इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेकेंड क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट्स इज यूज फॉर द मेकिंग लेंस। कि परफेक्ट्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से उसको लेंस मेकिंग में यूज में लेते हैं? वो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास एंड टफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नंबर थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑफ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। ऐसा कौन सा थर्मोप्लास्टिक टाइप का जो प्लास्टिक होता है उसका यूज नॉन स्टिक कुकवेयर में किया जाता है? नॉन स्टिक कुकवेयर में, वो उसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। नंबर फोर्थ, नेम ए टाइप ऑफ प्लास्टिक विच इज फ्लेम रेजिस्टेंस। कि ऐसा कौन सा प्लास्टिक्स होता है जो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है? फ्लेम रेजिस्टेंस कोटिंग। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन। एंड नंबर फिफ्थ, वाई इज पॉलीस्टाइरिन यूज एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर। कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जितने जो चीज़ें होती हैं उसमें आप पॉलीस्टाइरिन का यूज़ क्यों करते हो? इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? यहाँ इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में जो आप पॉलीस्टाइरिन यूज में लेते हो, जैकेट से पॉलीस्टाइरिन। इसका आंसर ये हो जाएगा बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये देखिए इंसुलेटेड मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर। ओके, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पॉल्यूशन ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक। आप प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करें उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, और कितने टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं और कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्लास्टिक कोज सीरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द लॉन्ग लाइफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो एक लॉन्ग लाइफ होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी कि एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। टफनेस होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी रह लेते हैं। एंड रेजिस्टेंस टू द केमिकल, और केमिकल का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर केमिकल का इफेक्ट पड़ता है तो हम उस केमिकल से इस प्लास्टिक को ख़त्म कर सकते थे। ओके, दे वेस्ट कीप पिलिंग अप सिंस दे डू नॉट डिकम्पोज बाय नेचर और केमिकल। की प्लास्टिक्स को हम कभी नेचर और केमिकल के थ्रू, केमिकल प्रोसेस हो गया, नेचुरल प्रोसेस हो गया, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब डिकम्पोज का मतलब क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। When such a situation arise, we said that the material is non-biodegradable. इस टर्म का मतलब समझना, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? नॉन मीन्स होता है नॉट, बायो मीन्स होता है लिविंग सिस्टम, और डिग्रेडेबल का मतलब होता है अवेलेबल टू ब्रोकन डाउन, यानी कि आप उसको और छोटे टुकड़ों में या उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो या नहीं, उसको तोड़ सकते हो या नहीं। ओके, तो जो तोड़ सकते हैं, जिन चीज़ों को आप नेचुरली ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जिसको आप नॉन बायोडिग्रेडेबल कह रहे हो वो नेचुरली और केमिकली प्रोसेस के थ्रू वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट सकता है। डेट इज मटेरियल डज नॉट ब्रेक डाउन बाय एक्शन ऑफ लिविंग थिंग लाइक बैक्टीरिया। आप इसको अंडरलाइन करना, ऐसे मटेरियल जिसको आप किसी बैक्टीरिया के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, ए मटेरियल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। When it does not decompose by natural process like action of bacteria, that is non biodegradable। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? आप बताओगे कि बैक्टीरिया के कारण किसी को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, उस मटेरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारी चीज़ें जो होती है, जैसे आप
फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं आप फेंकते हो, फिर वो ज़मीन के अंदर पड़े पड़े बैक्टीरियाज उनको बायोडिग्रेडेबल कर देता है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। लेकिन जब आप प्लास्टिक्स को फेंकते हो तो बैक्टीरिया प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। ओके, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर डिकम्पोज इजीली बाय नेचुरल प्रोसेस। द टाइम टेकन बाय वेराइज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल टू डिकम्पोज है डिफरेंट, कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, इन दोनों का नेचुरल प्रोसेस डिफरेंट होता है। जैसे वेजिटेबल और जो फ्रूट्स पिल्स होते हैं, जो आप सब्जी और फल के जो छिलके होते हैं, कुकड एंड रॉ फूड आइटम्स जो होते हैं, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। आइटम डिकम्पोज वेरी फास्ट। दे आर जनरली टेक ए वीक और ए मैक्सिमम ऑफ 2 वीक ऑफ डिकम्पोज, या इनको 1 सप्ताह या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का वक्त लगता है, 2 हफ्ते का वक्त लगता है। ओके, एंड मिक्स विद द सॉइल, और ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। वुड टेक अबाउट 10 और 15 ईयर, की जो लकड़ी होती है उसको डिकम्पोज होने में 10 से 15 साल का वक्त लगता है। और जो पेपर मेड जितने भी चीज़ें होती हैं, वाइल पेपर मेड फ्रॉम इट टेक ओनली 10 to 13 days टू डिकम्पोज। जितने भी कागज़ की चीज़ें होती हैं, कागज़ की चीज़ें, उनको डिकम्पोज होने में 10 से 30 दिन का टाइम लगता है। कॉटन की बात करें, कॉटन क्लॉथ डिकम्पोज इन 2 to 5 months, वाइल वूलन क्लॉथ अबाउट ए ईयर, ये 1 साल का टाइम लगता है। लेकिन जो प्लास्टिक्स होती है, द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लाइक ए प्लास्टिक बैग टेक सर्वर ईयर डिकम्पोज एंड मेटल टेक, इनको कितना टाइम लगता है? 100 से 500 साल का टाइम लगता है, 100 to 15 ईयर टू डू सो। द केयरलेस एंड इज द नेक्स्ट है कि अपन इस वजह से कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो द केयरलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक कॉक्स द ड्रेन्स एंड ब्लॉक्स द सॉइल, कि जो प्लास्टिक्स का हम यूज़ ले रहे हैं, डिस्पोजल का जो हम यूज़ में ले रहे हैं, जब हम इनको फेंकते हैं तो ये मिट्टी के अंदर जाती हैं। अब उसके अंदर भी मिट्टी भरेगी जो डिस्पोजल होगी उसके अंदर, और ये धीरे धीरे क्या करेंगे, उस मिट्टी को ब्लॉक कर देंगे। फिर आप समझिए कि जब बारिश होगी तो बारिश के कारण जो पानी है वो ज़मीन में नहीं जा पाएगा, डिस्पोजल की वजह से वो पानी ऊपर ही भरा रहेगा और पानी ज़मीन में नहीं जा पाएगा, यानी कि जो वाटर लेवल है हमारे अर्थ के अंदर वो भी कम होगा। दूसरी चीज़, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी कम होगी, सॉइल पॉल्यूशन भी होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा, तो कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ओके, सॉइल देयरफॉर रिड्यूसिंग द परकोलाइजेशन ऑफ वाटर, थस द वाटर कलेक्ट द सरफेस, यानी कि वाटर जो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही इकट्ठा हो जाता है, किस फॉर्म में, एंड पडल्स बनाते हैं ऊपर ज़मीन, मतलब इकट्ठा हो जाता है सरफेस एरिया के ऊपर। द प्लांट्स ग्रोइंग इन द दोज एरिया, कि ऐसी जगह पर जो प्लांट्स होते हैं डू नॉट ग्रो, ऐसी जगह पर जो प्लांट्स है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो आपने देखा होगा कि जो डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, जहाँ कचरे फेंके जाते हैं, वहाँ पर प्लांट्स नहीं उग पाते हैं, क्योंकि उसमें ज़मीन में पानी नहीं होता है, पानी सिर्फ सरफेस एरिया पे होता है। केमिकल की वजह से और प्लास्टिक की वजह से सॉइल पॉल्यूट होती है, इस वजह से वहाँ ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। नॉट गेट इनफ वाटर बिकॉज फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के अंदर वाटर ही नहीं होता है। प्लास्टिक बैग्स सोलोड बाय द काउ, की जो प्लास्टिक जो बैग्स होती है, पॉलीथीन जो होती है, वो गायों के द्वारा खाई जाती है। फीडिंग ऑन गार्बेज, जो अपन फेंकते हैं कचरे में, और फिर ये उस गायों के अंदर, काउस के अंदर रेस्पिरेटिव सिस्टम जो होता है उसको जाकर ब्लॉक कर देती है और फिर वो मर जाती है, और स्टोमिया के अंदर जाकर भी उसको ब्लॉक करती है और मर जाती है। ओके, गायें। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और फॉर्म में लाइनिंग इन स्टोमा विच अल्टीमेटली लीड टू दियर डेथ। तो कितना सारा हार्मफुल इफेक्ट होता है, आप सोच सकते हैं। द डाइज यूज्ड इन रिसाइक्लिंग प्लास्टिक मटेरियल कंटेनमेंट फूड स्टफ विच इज कंज्यूम्ड कैन लीड टू कैंसर। इसको आप अंडरलाइन करना कि जो प्लास्टिक जिसको आप रिसाइकलिंग कर रहे हो उसमें आप जो कलर और जो डाई है, यानी कलर आप मिला रहे हो, उसकी वजह से, और कलर मिलाकर आप नए नए आप जो कंटेनर बना रहे हो, प्लास्टिक के कंटेनर, अगर आप उसमें फूड को रखते हो तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। सिंस दे आर लाइट वेट दे कैन ब्राउन अबाउट एंड गेट
कफ इन ट्री एंड कलेक्ट ओपन ड्रेन्स। द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लास्टिक वेस्ट डंप इन द रिवर, कि जो प्लास्टिक्स के अंदर जो टॉक्सिक जो चीज़ें होती है, सब्सटेंस जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, जब आप उसको फेंकते हो डंपिंग ग्राउंड्स में, वो नदी के अंदर जाते हैं, नदियों में, रिवर्स में जाते हैं, और नदियों में जाकर वो फिश और जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जितनी भी मछलियाँ होती हैं, उनको मारते हैं। उनकी टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से वो सब मर जाते हैं। बर्निंग द प्लास्टिक इज स्लो प्रोसेस, अगर आप प्लास्टिक को जला देते हो तो जलाने पर भी ये बहुत ही स्लो प्रोसेस के थ्रू जलती है, और रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस गैस, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एक पॉइजनस और जहरीली गैस और विषैली जो गैस होती है वो रिलीज करती है। बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट होता है इसका। मोरेवर द मटेरियल डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, इसलिए हम इसको न तो जला सकते हैं, एंड द लॉट ऑफ द सॉइल रिड्यूस बिहाइंड, और नहीं इसको हम गाड़ सकते हैं ज़मीन के अंदर। ये इसकी वजह से इतना पॉल्यूशन होता है, इसलिए प्लास्टिक्स का यूज़ जो हमको कम करना चाहिए। ओके, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, कि प्लास्टिक वेस्ट का जो आप डिस्पोजल करते हो, एंड कंजर्वेशन एक्शन, कि उसकी वजह से आपको कितना क्या हो रहा है, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो इन चीज़ों को, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्लास्टिक मेक मैनी ईयर ऑफ डिकम्पोज कम्प्लीटली, कि अगर प्लास्टिक को डिकम्पोज करना तो इसमें 100 से 500 साल हो, यानी कई सारे साल लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। सो सर्वर मेथड हैज़ बीन सजेस्ट टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, इसलिए अपन अगर हमको प्लास्टिक की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको अगर रिड्यूस करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर इट्स डिस्पोजल एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि अगर आप इसको एनवायरनमेंट को अगर हार्मफुल इफेक्ट से बचाना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट इज ए सेग्रीगेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोजिंग देम अकॉर्डिंगली, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा जो आप कचरा होता है उसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो आपके वेस्टेज को, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप जिसको कहते हैं ना सूखा कचरा और गीला कचरा। ओके, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो 2 तरह के आपको बकेट्स मिलेंगे जो वेस्ट को फेंकने के लिए लगे होते हैं, जिसमें एक तो होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू। जो ग्रीन होता है वो बायोडिग्रेडेबल के लिए बना, कि उसमें आप ऐसा कचरा फेंकोगे या ऐसा वेस्ट डालोगे उसके अंदर कि आप उसको आराम से बायोडिग्रेडेड किया जा सकता है। और ब्लू के अंदर आप ब्लू कंटेनर के अंदर आप वो कचरा डालते हैं जो जैसे प्लास्टिक्स बोतल हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, वो चीज़ें डालते तो फिर उनको आप रिसाइकलिंग के लिए ले जाते हो। ओके, तो ये आपको करना होता है। तो पहला यही है कि आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है आप इसको अलग अलग रखो। सेकंड है डिस्पोजिंग प्लास्टिक इन प्रॉपर प्लेस, कि आप जो प्लास्टिक्स है उसको डिस्पोज हर जगह मत करो, हर जगह मत फेंको। नॉट द सीवेज सिस्टम, कि जो सीवेज सिस्टम होता है उसमें मत फेंको। ऑन रोड पे मत फेंको। स्ट्रीट और बेरिन रेंट्स, की हर जगह मत फेंको, जहाँ पर उसको आप स्टोर कर सकते हो और फेंक सकते हो वहीं पे आप फेंको, हर जगह नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3 इज ए रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूज विद, कि आप जो प्लास्टिक का यूज़ करें उसको कम यूज़ करने की कोशिश करो। आप उसकी जगह पेपर के जो बैग होते हैं, जूट के जो बैग होते हैं, कॉटन के जो बैग्स होते हैं या मेटल कंटेनर्स होते हैं उनका यूज़ करो। नंबर 4 रिसाइकलिंग और रीयूजिंग प्लास्टिक्स, कि प्लास्टिक से उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करो, रीयूज़ करो। द प्लास्टिक इज कलेक्टेड, सॉर्टेड, मेल्टेड एंड रिमोल्डेड, इस वजह से। और नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंक्लाइनेशन और बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एट वेरी हाई टेम्परेचर। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है कि आप जो प्लास्टिक्स को अगर रिड्यूस करना चाहते हो उसकी अमाउंट को, तो आप बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर उस प्लास्टिक को जलाओ। अगर इतने ज़्यादा अमाउंट के ऊपर आप प्लास्टिक्स को जलाते हो, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर आप जब प्लास्टिक को जलाते हो तो उसका जो वॉल्यूम है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। आपने डंपिंग ग्राउंड में देखा होगा कहीं पे आग लगी होती है, कहीं पे कोई प्लास्टिक जला रही, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, और हाई टेम्परेचर पर जब उसको जलाया जाता है तो प्लास्टिक की जो अमाउंट होती है उसको कम कर दिया जाता है, कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो गया फिर उसको जला लो एक साथ, और ज़्यादा टेम्परेचर पर जलाओ तो उससे जो गैस निकलेगी वो भी कम निकलेगी। एंड प्रोवाइड यूजफुल सप्लाई ऑफ हीट, और इसकी वजह से आप हीट की सप्लाई भी कर सकते हो। एंड आल्सो ब्रेक डाउन द पॉल्यूटिंग गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, आप चेक योर नॉलेज क्वेश्चन, ये भी आपको नोट डाउन करना है। नंबर 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
वाई आर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं होती हैं। ओके, तो आप इसको अंडरलाइन करोगे। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक का है कि प्लास्टिक मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक बैग टेक सर, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में 100 से 500 साल का वक्त लगता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई द रिसाइकल प्लास्टिक नॉट यूज टू स्टोर फूड, की फूड स्टफ, की जो रिसाइकल प्लास्टिक्स होती है तो आप उसको फूड स्टोर में क्यों यूज़ नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न मैंने आपको कई बार बताया था। एक रीज़न मैंने आपको ये बताया था कि इसकी वजह से कैंसर होता है। तो आप इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, रिसाइकलिंग प्लास्टिक मटेरियल कंटेनर फूड स्टफ विच इज कंज्यूम कैन लीड टू कैंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन, वाई इज इंक्लाइनेशन ऑफ प्लास्टिक इज अ बेटर मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। तो इसका आंसर ये पूरा हो जाएगा। 5वां जो टॉपिक है ये वाला, यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक। नंबर 4, वाई इज बर्निंग ऑफ प्लास्टिक नॉट सजेस्टेड, कि प्लास्टिक को जलाने का सजेशन क्यों नहीं दिया जाता है। क्योंकि प्लास्टिक को जब आप जलाते हो तो उससे जो है वो एक टॉक्सिक गैस जो है वो निकलती है, जिसकी वजह से कई सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये हमने कहीं पे पढ़ा तो था, तो आप एक बार इसको रीड आउट करेंगे तो आपको इसका रीज़न मिलेगा कि इसका जो आंसर है वो यहाँ मिलेगा। यहाँ से लेकर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज स्लो प्रोसेस विच इज रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। बस यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ओके, तो आपका 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो एक्सरसाइज है मैं आपको सेंड करता हूँ। थैंक यू।